36 गुण तो राम जी के भी मिले थे, लेकिन फिर भी उन्हें सीता माँ से अलग होना पड़ा। नहीं, गुणों पे नहीं, आदमी के व्यवहार पे भी डिपेंड करता है। जेनजीज का क्वेश्चन होता है, हमारी लाइफ में लव मैरिज लिखी है या अरेंज मैरिज? कुंडली के पंचम और सप्तम हाउस में अगर राहु, चंद्र और शुक्र का मेल हो रहा हो तो लव मैरिज के चांस ज़्यादा होते हैं। कईयों की शादी के टाइम कुंडली वगैरह नहीं मिली, लेकिन वो अभी भी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके पीछे रेमेडीज़ भी की हैं उन्होंने। उसके लिए रेमेडीज़ है कि शादी से पहले जो प्यार रहता है वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। कुछ प्लैनेट पोजीशन की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे राहु के साथ बृहस्पति को आपस में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। 7वें हाउस में अगर शुक्र के साथ राहु बैठ जाए या मंगल बैठ जाए तो उसकी वजह से भी किसी भी व्यक्ति के काम बनवाने में उनकी कुलदेवी और पितरों का बहुत महत्वपूर्ण योग होता है, और जब तक इनकी आपको आशीर्वाद ना मिल जाए तो ये काम बनने नहीं देते। आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि आपकी कुंडली आपकी शादी का योग भी बता देती है? आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, एंड आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसे चलने वाली है? प्रॉब्लम्स आएंगी या बहुत इजी खुशियों के साथ चलेंगी? आई गेस आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट? तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे अपने इस पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति आपके लिए लेके आई हूँ एक नया यूनिक पॉडकास्ट जिसमें हम जानेंगे हमारी शादी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन्हीं सब के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए आज हमारे साथ हैं मोहन जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, एंड और भी कई मोडालिटीज़ में वो काम करते आए हैं। तो चलिए सर से जानते हैं, शुभारंभ करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, बढ़िया जी। सर, जितनी बार मिलते हैं, जितनी बार नई बातें करते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है जी। ऐसे ही आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, एक नए क्वेश्चंस के साथ। मैं आज आपके पास आई हूँ। हमारे ऑडियंस में काफ़ी ऐसे लोगों के क्वेश्चंस थे जो कि जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपको शादी से रिलेटेड। आपकी कुंडली क्या बता सकती है कि आपकी शादी का योग कब है, कैसे होगी आपकी शादी, और अच्छी रहेगी या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकती है, क्योंकि कुंडली देख के ही और ग्रह की पोजीशन देख के ही पता चलता है कि शादी के योग कब बन रहे हैं। अच्छा। क्योंकि पुरुष की कुंडली में शुक्र को 7वें हाउस से देखते हैं और स्त्री की कुंडली में 7वें हाउस को बृहस्पति से देखते हैं। तो जब तक इन 7th हाउस के प्लैनेट्स की दशा, अंतर्दशा या दृष्टि नहीं होती तब तक शादी के योग नहीं बनते। ओके। तो कुंडली से ही दो लोगों की मैच मेकिंग की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि इनके आपस में प्लैनेट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कितने गुण मिलते हैं नहीं मिलते हैं, उसी के आधार पे बताया जाता है। तो सर, कुंडली से हमने ये तो जान लिया कि हमारी शादी कब होगी, कब योग उठता है। जी। तो कौन से प्लैनेट्स की अलाइनमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे योग आते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि शादी में जब हम मैच मेकिंग करते हैं जी। तो क्या हम कुंडली में ये भी जान सकते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा होगा और हमें कैसे आगे फ्यूचर मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि कुंडली की पूरी गहराई से जब देखा जाता है कि दोनों के स्टार्स मिलते हैं तभी उनके विवाह के योग बनते हैं, जी। तभी उनके गुण मिलाए जाते हैं, उनकी काउंटिंग की जाती है। 36 नंबर होते हैं, तो उसमें कितना मैच कर रहे हैं, तो सब कुछ उसको देख के दिखता है कि कौन आदमी किस फील्ड का किस व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे पास लड़की की कुंडली है, तो क्या सिर्फ लड़की या लड़के की कुंडली से जान सकते हैं कि उनका पार्टनर कैसा होगा? हाँ, उनके 7th हाउस को देख के थोड़ी बहुत जान सकते हैं कि किसकी फील्ड का होगा, किस प्रकार का होगा, जान सकते हैं। तो अभी आप बता रहे थे 36 गुणों के बारे में। जी। तो कहते हैं कि 36 गुण तो राम जी के भी मिले थे, लेकिन फिर भी उन्हें सीता माँ से अलग होना पड़ा। नहीं, गुणों पे नहीं, आदमी के व्यवहार पे भी डिपेंड करता है। ये तो शादी के लिए एक मैच मेकिंग हो गई, लेकिन आगे व्यवहारिकता में उसको निभाने के लिए तो आपको दोनों को आपसी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे पर विश्वास और एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की बुराइयों अच्छाइयों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो सफल ही नहीं हो सकते। क्योंकि मैच मेकिंग से ये नहीं कि आज शादी सफल होगी, मैच मेकिंग के बाद भी डिवोर्स हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो वो आपसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होता है कि एक दूसरे का वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ये कितना एक दूसरे की वो इच्छाओं को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं। तो ये काफ़ी कुछ
आदमी के व्यवहार पे भी डिपेंड करता है। ओके। तो क्या हम कुंडली में ये सब भी जान सकते हैं कि हमारी जो पार्टनर की आफ्टर लाइफ होगी हमारे पार्टनर के साथ, जी वो कैसे होगी? हाँ, कुंडली में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, लेकिन वो सब दशाओं पे मैटर करता है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी के लिए भी खराब नहीं होता है। दशाओं पे आधारित है। दशाओं पे आधारित है कि कोई भी आदमी खराब नहीं होता है। जब जब प्लानिटरी पोजीशन अगर उसकी गलत आ जाती है, खराब आ जाती है, तो उसी दौरान उसको गलत फल मिलते हैं और उसी में आपस में उनमें मतभेदता आ जाती है। जैसे शनि, राहु, केतु 7th हाउस में बैठे हो तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग करा देते हैं आपस में, तो उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं या उनकी दृष्टि या गोचर में उनका प्रभाव आता है तो वो आपस में मतभेदता करा देते हैं और उनमें फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमें जब इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो कुंडली का विश्लेषण कहीं ना कहीं करवा लेना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से करवा के उसका समाधान करना चाहिए, ओके। ना कि उस प्रॉब्लम को आपस में लड़के मतभेदता बढ़ा के बढ़ाया जाए। जैसे कि कई लोगों की शादी की बात चलती है, रिश्तों की बात चलती है, बट कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हो पाती, जी। डिले हो जाता है या कहीं बीच में मना हो जाता है, कोई बीच में संकट आ जाता है ऐसा, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या एस्ट्रोलॉजिकली हम ये भी देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं कि कुंडली में क्या होता है कि शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह अगर ये 6, 8, 12 में बैठ जाए तो एक कारण वो भी होता है लेट शादी का, या बच्चा मांगलिक तो नहीं है तो मांगलिक के कारण भी कई बार लेट हो जाती हैं। और दूसरा, आजकल कैरियर ग्रोथ के चक्कर में भी बच्चे शादी नहीं करते हैं, तो एक लेट होने का कारण एक वो भी है कि वो अपने कैरियर को, कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए, कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी, कोई अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, तो एक लेट शादी होने का आजकल नव युवक या नव युवतियों में भी ये भी कारण है। बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा मांगलिक दोष, तो ये तो हमने बहुत देखा है, बहुत सुना भी है कि जब हम पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं इसका तो मांगलिक दोष है, जी। इसकी पहले कुत्ते से शादी करा दो, इसकी पेड़ से शादी करा दो। तो ये क्या एस्ट्रोलॉजिकली एक्चुअली इसका निवारण हो जाता है? नहीं, मैं इन उपायों को नहीं मानता। ये इससे पॉसिबल भी नहीं है। जी। शादी ना होने के लिए कारण के लिए कई बार क्या होता है, मांगलिक या कालसर्प दोष होता है कुंडली में, या कई बार क्या होता है कि पितृदोष होता है। जी। तो पितृदोष के कारण भी कई बार रिश्ते होते तो रुक जाते हैं। तो पितृदोष इन सिचुएशंस में हम कौन कौन से प्लैनेट्स के ऊपर इफेक्ट देख सकते हैं? पितृदोष, ये कालसर्प दोष में क्या होता है कि एक जगह पर राहु होता है, दूसरी जगह पे केतु होता है, तो इन 7 ग्रहों के भाव के अंदर बीच में सारे प्लैनेट्स फंसे रहते हैं, तो वो अपना रोल अदा नहीं कर पाते। तो ये किडनैपिंग कहलाती है ग्रहों की। तो Okay. उसमें फंसे रहने के कारण उनका काम नहीं हो पाता और पीछे से पितरों की भी नहीं हेल्प नहीं मिलती, तो इसलिए भी नहीं हो पाती शादी। ओके। तो इनके निवारण कराने पड़ते हैं कई बार। शादी डिले की तो हमने देख लिया, अब शादी हो गई है लेकिन फिर भी ऐसा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, मनमुटाव है, भेदभाव हो रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, इवन डिवोर्स तक की बात आ जाती है, सेपरेशन, डिवोर्स की। जी जी। तो इसको हम कुंडली से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसमें कुंडली से ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनकी दशा अंतर्दशा में किसी और ग्रह की इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो उसकी वजह से भी होता है। जैसे 7th हाउस में अगर राहु का, केतु का, मंगल का प्रभाव आ रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और 7th हाउस में राहु के साथ अगर शुक्र बैठ जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग कराता है आपस में। तो कई प्लैनेट्स की वजह से आपस में मनमुटाव हो जाता है और ईगो प्रॉब्लम समझ के लोग आपस में बात नहीं करते और उसका समाधान नहीं करते और बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो हमें कुंडली का विश्लेषण भी करना चाहिए। जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो कहीं ना कहीं किसी आदमी को दिखा देना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सारा प्लैनेट का खेल है, अगर प्लैनेट आपके ठीक चल रहे हैं तो सब स्मूथली चलेगा, अगर प्लैनेट आपके ख़राब हैं तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे राहु, शुक्र, राहु, चंद्रमा, जब ये बैठ जाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग करा देते हैं। सर, लेट शादी की तो हमने बात कर ली कि लेट शादी होती है, अब किसी किसी की तो शादी ही नहीं होती, काफ़ी एज हो जाती है, 50 60 साल के ऐसे लोग देखे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, तो उनकी क्या एस्ट्रोलॉजी में अगर हम कुंडली देखें, उनकी कुंडली क्या कहती है? उनकी कुंडली ये कहती है कि उनका 7th हाउस खराब होता है, जिसमें बृहस्पति, बुध और शुक्र की जो प्लेसमेंट होती है वो सही नहीं होती, वो ख़राब होते हैं। और या 7th हाउस में शनि बैठ जाए तो वो भी शादी में रुकावटें पैदा करता है। तो कई बार ग्रहों की वजह से भी शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी कोई रेमेडी करता नहीं है, कोई रेमेडी करता नहीं तो रिजल्ट भी नहीं मिल पाते हैं। तो कई बार लेट शादी के कारण भी यही होता है।
और कई बार पितृदोष भी होता है, कालसर्प दोष भी होता है। तो मेन कारण इनके यही होते हैं। या फिर कईयों की शादी में लेट होने का कारण मांगलिक भी है कि पहले चौथे 7वें 8वें 12वें घर में अगर मंगल बैठा हो तो उनकी लेट शादी होती है मांगलिक होने के कारण। तो उसमें मांगलिक की पूजा करवानी चाहिए उनको, मंगल दोष निवारण की पूजा करानी चाहिए। और जो भी जितने भी दोष हैं उनकी पूजा कराएं तो रिजल्ट मिलते हैं। मैंने काफ़ी केसों में देखा जिनको रिकमेंड किया तो उन्होंने करवाने पे उनके विवाह संबंधी समस्या समाप्त हो गई। सर तो क्या कुंडली सिर्फ शादी का योग ही बताती है या फिर उसके बाद की एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी बताती है? हाँ बिल्कुल बताती है। शादी के योग के बाद आदमी की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है वही डिपेंड करती है, क्योंकि शादी के गुण मिलने से शादी सक्सेस नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। उसके लिए क्या है कि शादी होने के बाद आप आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे का ज़रूरतों को समझना चाहिए और एक दूसरे के हालात के हिसाब से साथ रहना चाहिए। तो ये चीज़ भी मैटर करती है, क्योंकि आजकल के दौर में शादी तो हो गई लेकिन बाद में उनकी डिमांड्स वगैरह के चक्कर में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है जी क्योंकि वो फुलफिल नहीं हो पाती। बिल्कुल सही। तो इसके लिए कुंडली ही नहीं, आदमी का व्यवहार भी बहुत कुछ महत्व रखता है। सर एक चीज़ और है, जैसे कि राम जी थे, श्री राम और माँ सीता। राम जी तो एक जिसे कहते हैं ना प्रतिष्ठा की मूर्त है, प्रेम की मूर्त है, लेकिन फिर भी उनकी शादी में इतनी दिक्कतें आई। उनके पीछे क्या उनकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ऐसा बता रहा था? नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं है। राम जी का तो डिफरेंट मैटर है, क्योंकि वो एक राजा भी थे। तो राजा को एक परिवार ना देख के एक पूरे देश को भी चलाना होता है, तो उसको भी देख के उन्होंने कई ऐसे समझौते किए, ऐसे डिसीजन लिए कि वो भी कारण रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके चार्ट में ये रिफ्लेक्शन होगा, तभी तो ये चीज़ें इंसिडेंट्स उनके साथ हुई। शादी चार्ट के बेस पे ही पूरी नहीं चलती, व्यवहार पे भी चलती है, परिस्थितियों पे भी चलती है। तो राम जी का तो खैर डिफरेंट केस है, उसके बारे में तुम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो वो एक डिफरेंट था कि प्रजा के जो भी उनके कन्फ्यूजन थे उनको दूर करने के लिए उनको अपने से दूर करना पड़ा उनको। लेकिन माना जाता है आज भी कि अगर जिसके 36 के 36 गुण मिल रहे जी। हो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको पूरी ज़िंदगी दुख भोगना पड़ता है। नहीं, मैं इस मिथ से एग्री नहीं हूँ। और सारा कुछ कुंडली पे ही डिपेंड नहीं करता, सारा कुछ आदमी की भौगोलिक स्थिति पर भी डिपेंड करता है कि किस माहौल में, किस व्यवहार में, किस लोगों के साथ आप रह रहे हो, वो भी काफ़ी कुछ मैटर करता है। क्योंकि आगे शादी को चलाने के लिए सिर्फ कुंडली ही सब कुछ नहीं है, उसके लिए व्यावहारिकता भी बहुत ज़रूरी है। तो इंसान को इंटरनल भी अपनी चीज़ों को सुधारना चाहिए, अपने बिल्कुल। अंतर मन में भी, कि आप अपने जो पार्टनर हैं उनके प्रति एक प्रेम, दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए एग्जैक्टली, और उनकी ज़रूरतें समझनी चाहिए, तभी शादी एक लंबे टाइम तक सक्सेस हो सकती है। तो सर आजकल नए जेनजीज का कह लीजिए या नए पेरेंट्स का एक ही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि हमारे बच्चे की लाइफ में या सर हमारी लाइफ में लव मैरिज लिखी है या अरेंज मैरिज, तो ये हम कुंडली से जान सकते हैं? हाँ, कुछ प्लैनेट्स के वो देख के जान सकते हैं। जैसे कुंडली के पंचम और सप्तम हाउस में अगर राहु, चंद्र और शुक्र का मेल हो रहा हो तो लव मैरिज के चांस ज़्यादा होते हैं। या राहु 5 हाउस और 7th हाउस में बैठा हो तो शादी होती है, अंतर्जातीय विवाह भी होते हैं, कास्ट वगैरह भी नहीं देखता, आदमी शादी कर लेता है। तो इस ऐसे बहुत से योग होते हैं जिनमें लव मैरिज के योग बनते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं अरेंज मैरिज के, कौन कौन से प्लैनेट जो है वो रूल करते हैं? अरेंज मैरिज में जब तक शनि और बृहस्पति की नज़र दृष्टि नहीं पड़ेगी या उनकी दशा अंतर्दशा नहीं आएगी या उनकी दृष्टियाँ नहीं पड़ेंगी तब तक शादी के योग नहीं बनते हैं। तो उसके लिए वही देखे जाते हैं दोनों प्लैनेट्स। तो सर जैसे हमने जाना कि कुंडली से हमारी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम कुंडली से हम ठीक कर सकते हैं, जी। राइट, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इन्हीं को वास्तु और न्यूमरोलॉजी की साइड से भी देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि कुंडली आपको प्रॉब्लम्स बता सकती है लेकिन न्यूमरोलॉजी द्वारा उसका साधन बताया जाता है। अच्छा, कि कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा। और कई बार क्या होता है, वास्तु भी इसमें काम करती है कि कुछ लोगों की जो सोने की जो पोजीशन होती है वो गलत दिशा में सो रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर किसी बच्चे को नॉर्थ ईस्ट में सुला दोगे आप तो वो बच्चा भगवान की तरफ आकर्षित होगा, उसका शादी ब्याह से कोई लेना देना नहीं होगा, उसकी इच्छा ही नहीं होगी। कितनी लड़कियां जो नॉर्थ ईस्ट वाले रूम में सोती हैं वो शादी के लिए डायरेक्ट मना कर देती हैं, ब्रह्मचार्य की तरफ हाँ ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि वो भगवान की तरफ आकर्षित होके उनका ध्यान उधर ही हो जाता है। तो वो जितने सामाजिक बंधन है उनसे थोड़ा कटता जाता है। जी।
अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में किसी व्यापारी को सुलाना शुरू कर दोगे तो वो भी कहेगा कि मुझे अब क्या लेना देना, काम वाम करके जट का माना करा लिया, प्रभु की शरण में जाऊँगा, तो उसका बिजनेस भी चौपट हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी लड़की को अगर विवाह संबंधी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको नॉर्थ वेस्ट दिशा में सुलाना चाहिए, अच्छा। क्योंकि वायु की दिशा है, ताकि जल्दी से जल्दी रिश्ता मिले और जल्दी जल्दी उसका रवानगी हो। ओके। तो वास्तु में ये बहुत ही अच्छी जगह है, नॉर्थ वेस्ट में लड़की का कमरा बनाना चाहिए। प्लस उसके जितने भी जो शादी में रुकावटें आ रही हैं उनके कारणों पर भी जाना चाहिए कि कई बार कई लड़कियों की कुंडली में, लड़कों की कुंडली में पितृदोष होता है, कालसर्प दोष होता है तो वो भी एक कारण होता है, या वो साउथ वेस्ट में सो रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी वो किसी की सुनते नहीं है और ना वो शादी करते हैं, रिश्ते आते तो मना कर देते हैं कितने लोग जी। तो एक कारण वो भी होता है। कुछ रिश्ते होने भी नहीं देते ये प्लानिटरी पोजीशन और जो जगह होती है, क्योंकि वहाँ पर जो ऊर्जाएं निकलती हैं वो अपना रोल अदा करती हैं। अगर साउथ वेस्ट में सुलाओगे तो उनका काम ही नहीं होगा, वो किसी भी काम को करेंगे ही नहीं, आपस में लड़ते रहेंगे। तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु का भी हेल्प ली जाती है। ओके, तो आपने वास्तु की तो बता दी, न्यूमरोलॉजी की कैसे हेल्प की ली जाती है? अब जैसे कुंडली में किसी के प्लानेटरी पोजीशन बता दी कि भाई ऐसे ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति शादी होगी, ये होगा, लेकिन आगे चल के उस व्यक्ति के साथ आपने कैसे निभाना है वो न्यूमरोलॉजी सिखाती है, अंकों का विज्ञान सिखाता है। ओके। कि अगर मेरा ये सपोज नंबर इस नंबर का है तो मुझे इस नंबर के साथ इस नंबर का तालमेल बना के रखना है। तो उसमें न्यूमरोलॉजी की किसी व्यक्ति को घर बसाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सर ऐसा कोई आपने एग्जाम्पल देखा हो या आपने कुंडली देखी हो जिनकी आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया थ्रू वास्तु या न्यूमरोलॉजी या कोई भी कुंडली की रेमेडी से? हाँ, मैंने एक देखा था, एक फैमिली में उनके बच्चों के रिश्ते ही नहीं हो रहे थे। ओके। अब बाद में जाके उनको देखा तो वो साउथ वेस्ट में सोते थे। ओके। तो साउथ वेस्ट में उनका टॉयलेट भी बना हुआ था। हम्म। तो एक वो भी कारण था कि उनके रिश्ते नहीं हो रहा था। तो साउथ वेस्ट में जाकर टॉयलेट बन जाता तो पितृदोष बन जाता है। बिल्कुल तो सर। पितृदोष की वजह से पूर्वजों की जो हेल्प मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के काम बनवाने में उनकी कुलदेवी और पितरों का बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। बिल्कुल सर। और जब तक इनकी आपको आशीर्वाद ना मिल जाए तो ये काम बनने नहीं देते। तो इसलिए सबसे पहले उनका समाधान किया और उनके बच्चों को नॉर्थ वेस्ट के कमरे में शिफ्ट किया। उसके बाद उनके रिश्ते हो गए। ओके। क्योंकि कई पोजीशनें ऐसी होती कि वो रिश्ते बनने नहीं देती। और उनके पितरों की उन्होंने पूजा करवाई गया जाके, तो उन्होंने पितर भी शांत हो गए, कुलदेवी को मनाया और बाकी काम हो गए। तो अच्छा। कई बार इन तीनों चीज़ों की हेल्प से सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। तो सर अब चलते हैं रेमेडियल पार्ट पे। जी। रेमेडियल मतलब अब हमें हर चीज़ की रेमेडी बतानी है आपने, कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं? अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो उसके गुरु ग्रह की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि अगर गुरु खराब चल रहा है तो उस व्यक्ति को हल्दी डाल के पानी में नहाना चाहिए। अच्छा। और गुरु ग्रह के उपाय करे। और कुंडली में देखना पड़ेगा कि गुरु के साथ राहु का तो संबंध तो नहीं बन रहा, क्योंकि गुरु चंडाल दोष बन जाए तो वो भी प्रॉब्लम्स करता है, तो उसके उपाय करें। जी। और तीसरा, पन्ना धारण करें। पन्ना धारण करने से सुख समृद्धि लौटती है। ओके। और चौथा, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने वाइट गोल्ड में, उससे भी हेल्प मिलती है। पांचवा, अगर कोई बॉय है उसको दाढ़ी वगैरह मुझे ज़्यादा बढ़ा के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो सीधा फिर बृहस्पति खराब है और ख़राब हो जाएगा। ओके। तो इन चीज़ों से भी उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके। तो ऐसी छोटी छोटी रेमेडी करके आप जीवन में आने वाली जो परेशानी, शादी संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर किया जा सकता है। अब जिनकी शादी में डिले हो रही है उनके लिए भी कोई रेमेडी बता दीजिए। डिले हो रही है तो उसके लिए कई कारण ये होते हैं कि उनका कुंडली की जांच कराएगी, वो मांगलिक तो नहीं है, मांग लेंगे तो मांगलिक पूजा कराए। और ये कुंडली में कालसर्प दोष तो नहीं है या पितृ दोष तो नहीं है, क्योंकि जब तक इनकी रेमेडी नहीं होगी उनका विवाह हो ही नहीं सकता। या उनके 7th हाउस में शनि तो नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि शनि भी लेट शादी कराता है। या 7th हाउस में राहु के साथ शुक्र तो नहीं बैठा हुआ है, वो भी लेट शादी कराने का कारण है। तो कुंडली विश्लेषण जरूर कराना चाहिए किसी भी व्यक्ति से जिसको नॉलेज हो, तो उससे भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। ओके। तो जिनकी डिले हो रही है उनके लिए रेमेडी भी बता दीजिए। उनके लिए सबसे बढ़िया है कि जैसे पहले बताया कि क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार के व्रत करें और बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान करें। अच्छा। गुरु ग्रह से रिलेटेड रेमेडीज़ करें, जैसे पुखराज पहने, पुखराज नहीं पहने तो सुनहला पहने, उसका सब्सिट्यूट होता है। या वो भी नहीं हो तो पीला धागा पहने, केसर का तिलक करें।
तो उससे बृहस्पति को थोड़ा ठीक करके शादी में आने वाली रुकावटें दूर की जा सकती है। तो सर अब जिनकी शादी हो गई और तब भी मनमुटाव बैठ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी रेमेडी? उनको ठीक करने के लिए उनको सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण कराएं और उसमें देखें कि क्या रेमेडी आ रही हैं, क्योंकि शादी के बाद कई बार राहु के साथ बृहस्पति की जो कंजक्शन बन जाती है वो भी एक कारण होता है, तो वो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग करा देता है। तो उसकी वजह से भी छोटी छोटी चीज़ें आपस में मनमुटाव का कारण बन जाती हैं। और दूसरा, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, रिस्पेक्ट दें, तभी शादी ठीक ठाक चल सकती है। क्योंकि कुंडली ही सब कुछ नहीं होता, आदमी का व्यवहार भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बाकी प्लैनेटरी पोजीशन के जितने भी नेगेटिव असर आ रहे हैं उनकी रेमेडी तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो सर अब मांगलिक दोष की भी बता दीजिए रेमेडी। मांगलिक दोष के लिए मांगलिक पूजा कराएं, और कई बार बहुत ज़्यादा होता तो कुंभ विवाह कराना पड़ता है, कि जिसमें नारायण जी के साथ उस बच्चे की शादी की जाती है, नारायण जी की प्रतिमा रख के, कि उससे फिर वो कुंडली के दोष खत्म होते हैं, ताकि उस बच्चे का विवाह शीघ्र हो जाए। तो कुंभ विवाह भी कराना पड़ता है, कई बार मांगलिक पूजा करानी पड़ती है, कई कई केस में मूंगा धारण कराते हैं उनको। तो छोटी छोटी रेमेडी करके आप फ़ायदा ले सकते हैं। पर काफ़ी हद तक देखा जाए तो मांगलिक के कई कारण और भी होते हैं, कि पितृदोष होता है, सबसे बड़ा दोष पितृदोष होता है। तो पितृदोष का भी निवारण करना चाहिए, और अपने घर का वास्तु भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि वो बच्चे साउथ वेस्ट में तो नहीं रह रहे हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट में रहने से रिश्ते हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पीछे से कुलदेवी और पितृ देवताओं की मदद नहीं मिल पाती, तो उनका उपाय उनको कराना पड़ेगा। तो सर एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कि लोग कहते हैं कि कुंडली दिखा दी तो शादी में सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म, तो क्या सिर्फ कुंडली दिखाना ही एक फिक्स सोल्यूशन है, या रेमेडीज़ वगैरह करके हम अपनी लाइफ को, अपनी शादी को और इम्प्रूव कर सकते हैं? नहीं, कुंडली दिखाने से तो सिर्फ आपके एक दूसरे के प्लैनेट्स पोजीशन का ही पता चलता है कि कितने ग्रह आपके एक दूसरे के अनुकूल हैं। लेकिन शादी होने के बाद व्यवहार ही सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि उसमें प्लैनेट्स का कोई रोल नहीं होता उस समय। उसमें आदमी का एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार है, किस प्रकार उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, कितना रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति है, वो मायने रखता है। क्योंकि कुंडली ही सब कुछ नहीं करती, व्यवहार ही सब कुछ करता है। और कितने ही लोग हैं जिनके गुण नहीं मिलते जी। और उनकी शादी हो जाती है, पर वो रेमेडीज़ करके उसका बेनिफिट उठा रहे हैं और उठाते हैं लोग। बिल्कुल सही। जैसे कईयों की शादी के टाइम कुंडली वगैरह नहीं मिली, लेकिन वो अभी भी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके पीछे रेमेडीज़ भी की हैं उन्होंने। तो उसके लिए रेमेडीज़ हैं कि शंकर भगवान जी और पार्वती जी को इष्ट देव मान के उनकी पूजा करें, तो उनकी ब्लेसिंग का भी बेनिफिट मिल सकता है। जी। तो कुंडली का सिर्फ दिखाना या मैच मेकिंग ही सब कुछ निर्धारित नहीं करता, उसमें परिस्थिति, समय और भौगोलिक स्थिति सब कुछ डिपेंड करती है। सर ऐसा भी देखा है कि शादी से पहले जो कमिटमेंट्स रहती हैं, अंडरस्टैंडिंग रहती है, प्यार रहता है, वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो क्या इसका कोई कनेक्शन प्लैनेट की ट्रांजिट से है, कि कहीं प्लैनेट किसी और भाव में ट्रांजिट कर रहा है, मूव कर रहा है, या फिर ये जर्नल स्वभाव होता है? नहीं, इसमें 50% रोल तो प्लैनेट्स का होता है और 50% व्यक्ति का खुद का होता है। क्योंकि कई बार शादी तो हो जाती है, लेकिन वो अपनी कुंडलियाँ नहीं देखते कि किसका क्या टाइम अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। तो कुछ प्लैनेट पोजीशन की वजह से भी उनमें आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे राहु के साथ बृहस्पति किसी दोनों में किसी का एक आ जाए, तो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करा देगा, आपस में रिस्पेक्ट कम करा देगा, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। तो ऐसी कई ग्रहों की पोजीशन देखनी पड़ती है, कि 7वें हाउस में अगर शुक्र के साथ राहु बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, तो उनकी दृष्टियाँ आ जाए, तो उसकी वजह से भी कई लोगों की घरों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और 50% कारण अपने होते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी जब शादी करता है तो बहुत सारी उनकी अभिलाषाएं होती हैं जी। और उस पर अगर सामने वाली पार्टी खरी नहीं उतरती, तो उनमें थोड़े थोड़े मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। 50% तो इसलिए आजकल लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कई केस देखे कि 10-10 साल से फ्रेंड्स थे, लेकिन शादी के विदिन वीक उनका डिवोर्स हो गया। बिल्कुल सही। तो उसके पीछे भी कारण होता है कि आपस में वो मिलते जुलते थे, सब चलता था, लेकिन जब एक साथ रहते हैं ना, तब पता चलता है कि कौन आदमी कितना रिस्पेक्ट करता है, वो कितना क्या होता है। और पारिवारिक बंधन में भी 50% लोग रहना नहीं चाहते आजकल। एक कारण वो भी है कि कोई भी नहीं चाहता कि उनकी पेरेंट्स वगैरह की कोई इंटरफियर्स आए, आज़ादी चाहिए। तो 50% झगड़े होने के कारण एक ये भी है। और 50% प्लैनेटरी पोजीशन होती है, बाकी उसके अंदर वो 50% अपना कंट्रीब्यूशन दे के उसको 100% करके ख़राब कर लेते हैं। तो लोगों को अपनी रेमेडीज़ भी करनी चाहिए। अगर ऐसी परेशानी आए तो एक बार अपना कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम मेरे को क्यों हो रही है,
और दूसरा आपस में इनको एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, ज़रूरतों को समझना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार चलना चाहिए कि अगर सपोज एक आदमी के पास पैसे नहीं है तो दूसरे को उसकी डिमांड भी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल कि सही। जब होगा तो जब अपना आप हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आदमी को व्यवहार और परिस्थिति देख के चलना पड़ता है। तो इसलिए भी 50% आजकल शादियाँ डिवोर्स के लास्ट मोमेंट तक चले जाती है। बिल्कुल सही। सो ऐसा भी देखा गया आजकल जनरेशन बहुत बदल रही है, एडवांस हो रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं, सारी फुलफिलमेंट रहती है, कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मनमुटाव है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना, एक दूसरे को एक दूसरे से नीचे रखना, ईगो आना रिश्ते में। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो क्या इनका प्रभाव राहु या शनि से तो नहीं? इनका राहु से नहीं है, सबसे बड़ी बात है लग्जरी। तो वो कई बार क्या होता है शुक्र के प्रभाव में आने के चक्कर में कि मेरे पास सब चीज़ें हों तो वो आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। तो जब टाइम एक दूसरे को स्पेंड नहीं करेंगे तो एक दूसरे को जानने का मौका भी नहीं मिल पाता। तो सबसे बड़ा कारण एक कैरियर और हर चीज़ के पीछे भागना भी परेशानी दे रहा है। जो एक पारिवारिक जो एक साथ रहता था उसका वो रोकने में आ रहा है, क्योंकि अगर जब साथ नहीं रहेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे नहीं। हस्बैंड वाइफ दोनों पूरे दिन तो ऑफिस में रहते हैं, शाम को उनको थोड़ा टाइम मिलता है और वो भी थके आते हैं, फिर वो एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो मेरा ये काम कर दे, वो मेरा ये काम कर दे। तो कई बार झगड़े इसलिए भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके चलना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि कुंडली सब कुछ रोल नहीं करती, आदमी के व्यवहार और उनके नेचर पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपने अपना घर आगे चलाना है। जी। तो मैं तो यही गाइड करूँगा कि 50% अपना अगर कुंडली से संबंधी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशन करें और मिलकर बैठ के आपस में साझेदारी करें, अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे को शेयर करें, बताएं और एक दूसरे पे विश्वास रखें। ओके सर, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपनी रिश्ते में अच्छे से एफर्ट्स करें? कुंडली के अलावा, कुंडली तो दिखानी ज़रूरी है, आप लोग अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं, अपनी रेमेडीज़ ज़रूर करें, लेकिन उसके अलावा भी आप अपने रिश्तों में सुधार करें। तो आप आजकल की न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? मैं आजकल की न्यू जनरेशन को यही मैसेज दूंगा कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करें और जो भी कन्फ्यूजन की स्थिति है उससे बाहर निकलें। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से शेयर नहीं करोगे तो आप उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाओगे और ना उसका सॉल्यूशन कर पाओगे। बिल्कुल। तो लास्ट में यही कहूँगा, कुंडली विश्लेषण करवाएं और अपना बैठ के बात करें, जो भी एक दूसरे पे विश्वास रखें। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत आपने चीज़ों को बहुत इजीली, बहुत आराम से समझाया कि कैसे कुंडली, न्यूमरोलॉजी, वास्तु हमारी शादी से रिलेटेड जो भी बंधन है, जो चीज़ रोक रही है, उसको कैसे सॉल्यूशन मिल सकता है। जी। एंड अगर हमारी ऑडियंस को ये सब पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको कोई सजेशन है, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर।